स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल लेवल अप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन में। दोस्तों आज हम जो है इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो अपना पहला चैप्टर आता है दैट इज़ द कंपनी एंड द क्राउन रूल, उसको डिस्कस करेंगे। राइट, तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो पहले बढ़ते हैं दोस्तों कंपनी रूल की तरफ, जो हमारा पहला टॉपिक होगा। कंपनी रूल 1773 से लेके 1858 का इसका टाइम पीरियड है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी रूल में डिस्कस करेंगे दोस्तों रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773। तो राइट दोस्तों, ये एक्ट है क्या बेसिकली? दोस्तों ये एक्ट जो है एक रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड है, जो एक कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी उसके ऊपर ये एक्ट बेस्ड है, जिसको हेड कर रहे थे उस टाइम पे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। राइट, अब होता क्या था उस टाइम में कि जो गवर्नमेंट्स होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सारी की सारी जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के कंट्रोल में थी। राइट, तो उस टाइम पे जो था रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 था जो लाया गया। अब ये दोस्तों पहला स्टेप था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया कि वो जितने भी जो भी अफेयर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में उनको कंट्रोल और रेगुलेट कर सकें। राइट, उसके बाद होता क्या कि दोस्तों जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे या पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के, वो सारे के सारे फर्स्ट टाइम जो थे वो रिकॉग्नाइज किए गए थ्रू रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773। राइट, अब दोस्तों सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्थापना थी भारत में, रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 जो आया उसमें ये स्थापना जो थी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की भारत में वो की गई। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। अभी बात करते हैं इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे वो हम जान लेते हैं। तो हुआ क्या, जो कि दोस्तों गवर्नर हुआ करते थे जो बंगाल के पहले, उनको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो बना दिया गया। और साथ में एक एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल थी वो बनाई गई, जिसमें उन्होंने 4 मेंबर रखे जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। राइट, जो पहले सच गवर्नर बनते हैं उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है लॉर्ड बैरन हेस्टिंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राइट, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री में इसके बारे में, अभी हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। राइट, अब हुआ क्या दोस्तों कि अब जो ये रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 था उसके तहत क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे हुआ करते थे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। राइट, तो ये आपको याद रखना है। अभी इससे पहले जब ये एक्ट पास नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या होता था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगी, मद्रास प्रेसिडेंसी जो होगी, ये सारी तीनों की तीनों जो बंगाल प्रेसिडेंसी होगी ये इंडिपेंडेंट थी। राइट, बट जब गवर्नर जनरल बंगाल के बना दिए तो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी जो थी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन कर दी गई। राइट, अब इसमें क्या होता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट करवाते हैं सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में 1774 में, ये भी आपको याद रखना है। उसमें क्या करते हैं, एक चीफ जस्टिस ये रखते हैं और 3 जजेस को ये उसमें अपॉइंट करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, अब क्या करते हैं दोस्तों, ये प्रोहिबिट करते हैं कि जो कंपनी के सर्वेंट होते हैं ताकि वो जो है वो इंगेज ना हो सकें किसी भी प्राइवेट ट्रेड में, और ना ही वो प्रेजेंट या ब्राइब, ठीक है, रिश्वत किसी नेटिव से वो एक्सेप्ट करें। तो ये चीज़ भी इसको प्रोहिबिट की जाती है रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 के तहत। अब इसका जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो क्या कहता है कि ये ब्रिटिश का गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है ना कंपनी के ऊपर, राइट, जो कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो उसको बढ़ा देता है वाई रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। राइट, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं दोस्तों गवर्निंग बॉडी होती है कंपनी की। राइट, वो क्या करते हैं, वो मतलब इनको रेवेन्यू हो गया, सिविल या मिलिट्री अफेयर्स जो भारत में होते हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते रहते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773। अब फर्दर जो होता है, अब बहुत सारी चेंजेस जो हैं इनको करने की ज़रूरत पड़ती है रेगुलेटरी एक्ट ऑफ 1773 में। तो ये एक अमेंडमेंट लेके आते हैं दैट इज़ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। अब बात करते हैं दोस्तों अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 के फीचर्स। तो फीचर्स क्या क्या थे वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या किया, तो इसने गवर्नर जनरल और जो काउंसिल थे दोस्तों उनको एग्जेम्प्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से, और जो सर्वेंट ऑफ द कंपनी थे दोस्तों उनको भी मुक्त कर दिया फ्रॉम द यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, इन्होंने रेवेन्यू मैटर्स और जो मैटर जो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के रिलेटेड थे उनको भी एक्सक्लूड कर दिया फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट यूरिडिक्शन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो अपना सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र था उससे भी जो रेवेन्यू मैटर्स और जो मैटर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के रिलेटेड थे उनको भी क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। राइट, अब उसके बाद क्या किया इन्होंने, उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया कि जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता का उसको ये प्रदान कर दिया कि वो जितने भी निवासी हैं सुप्रीम कलकत्ता के रहने वाले उन पे अधिकार
अधिकार क्षेत्र जो था उसको प्रोवाइड कर दिया। और अब सुप्रीम कोर्ट को क्या ज़रूरत थी, अब सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत थी कि वो मतलब जो भी डिफेंडेंट्स हैं वहाँ के उनके लिए एक निजी कानून बनाए, यानी जैसे कि हिंदूज़ के प्रशासन के लिए हिंदू लॉ हो गया, राइट, उसी हिसाब से मुस्लिम का प्रशासन करने के लिए मोहम्मदन लॉ। तो ये चीज़ बनाने के लिए जो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को आवश्यकता थी इस चीज़। अब दोस्तों यहाँ पे ये निर्धारित किया गया कि जितनी भी अपील्स होंगी जो प्रोविंशियल कोर्ट से आएंगी उनको जो गवर्नर जनरल काउंसिल के होंगे वो लेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट लेगा, राइट। उसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल जो होंगे काउंसिल के उनको इतनी पावर मिल चुकी थी कि वो भी प्रोविंशियल कोर्ट जो होंगे उनके जो रेगुलेशंस हैं वो उनको फ्रेम कर सकते हैं। प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल के रेगुलेशन गवर्नर जनरल जो काउंसिल के होंगे वो फ्रेम कर सकते हैं, राइट। तो ये था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट की तरफ, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्या है, उसके फीचर्स ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसने क्या किया, देखो इसने जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे ना कंपनी के उनको सेपरेट कर दिया, राइट। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इन्होंने अलो किया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, राइट, कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, इन्होंने क्या किया, उनको मतलब उनको क्या कर दिया, वो अब मैनेज करते थे कमर्शियली के अफेयर्स, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स कंपनी के मैनेज करते थे और एक नई बॉडी का इन्होंने निर्माण किया, एक नई बॉडी को क्रिएट किया और उस बॉडी को इन्होंने नाम दिया दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन्होंने नई बॉडी क्रिएट की। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी वो मैनेज करती थी इनके पॉलिटिकल अफेयर्स, राइट। तो आपको याद रखना है कि दो बॉडीज यहां पे आ जाती हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड अनदर वन इज दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल, राइट। एक तो मैनेज करेगी हमारे कमर्शियल अफेयर कंपनी के और दूसरी मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर। और यहां पे दोस्तों फर्स्ट टाइम जो है डुअल गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, आपको याद रखना है, राइट। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो चीजें यहां पे होती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पावर प्रोवाइड कर दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इतनी पावर मिल चुकी थी कि वो सुपरवाइज और डायरेक्ट जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको सुपरवाइज कर सके, जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशंस होगी गवर्नमेंट के, या सिविल ऑपरेशंस होगी, या रेवेन्यू के रिलेटेड जो भी ब्रिटिश पोजेशन होगी यहाँ पे भारत में, वहाँ का जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा वो सारा कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये जो एक्ट है दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट, ये दो रीजंस के लिए जाना जाता है और दो रीजंस क्या क्या है वो आपको याद रखने हैं। देखो पहला रीजन इसमें ये आता है कि फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जो कंपनी की टेरिटरी होती है भारत में उसको फर्स्ट टाइम दोस्तों ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया जो है वो बोला जाता है, राइट। क्या बोला जाता है, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया बोला जाता है। और दूसरा क्या था इसमें, दूसरा ये था कि जो कंपनी के अफेयर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है भारत में, राइट, कंपनी के अफेयर और जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है भारत में उसका पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट और ये फैक्ट आपको याद रखने, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों एक्ट ऑफ 1786। तो एक्ट ऑफ 1786 में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जो एक्ट ऑफ 1786 था उसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या किया जाता है, गवर्नर जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है अपॉइंट किया जाता है। वो अपनी पोस्ट एक्सेप्ट करने से पहले दोस्तों दो डिमांड जो है वो प्लेस करते हैं, दो डिमांड रखते हैं। वो क्या क्या डिमांड होती है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो पहली डिमांड तो ये थी कि उनको पावर देनी, उनको ऐसी पावर मिलनी चाहिए कि वो जो काउंसिल का डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सकें किसी भी स्पेशल केस में, राइट। किसी स्पेशल केस में क्या कर सके, वो काउंसिल का डिसीजन ओवरराइड कर सके। और दूसरी ये थी कि उनको कमांडर इन चीफ जो है वो बना दिया जाए। और यही दो जो डिमांड थी, यही दो प्रोविंशियंस के लिए जो एक्ट ऑफ 1786 था वो पास हुआ, राइट। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट दैट इज 1793। अब चार्टर एक्ट आता है दैट इज 1793। इसमें क्या क्या चीज़ें थी ये आपको याद रखनी है। देखो पहली चीज़ ये थी कि इस एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल। तो उनको मतलब जो ओवर राइडिंग पावर जो दी जानी थी लॉर्ड कॉर्नवालिस को, उसको एक्सटेंड कर दिया गया काउंसिल में। और जो फ्यूचर गवर्नर जनरल आते थे, गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसीज आती, उनको भी ये जो पावर थी ये एक्सटेंड कर दी गई, राइट। इट गेव द गवर्नर, अब इसने क्या किया, जो गवर्नर जनरल थे उनको ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर दी, ठीक है। और बॉम्बे और जो मद्रास की प्रेसिडेंसीज थी उनका कंट्रोल जो था वो भी बढ़ा दिया, राइट। अब इसने जो दोस्तों चार्टर एक्ट 1793 आता है, इसमें जो ट्रेड मोनोपोली होती है कंपनी की भारत में उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है फर्दर 20 साल के लिए, ठीक है। अगले 20 साल के लिए जो कंपनी की मोनोपोली होती है, ट्रेड मोनोपोली, उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, राइट। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1793 ये प्रोवाइड करता है कमांडर इन चीफ,
ठीक है, कमांडर इन चीफ ये प्रोवाइड करता है, बट जो कमांडर इन चीफ होगा वो मेंबर नहीं होना चाहिए गवर्नर जनरल काउंसिल का, राइट, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज इसने क्या किया दोस्तों, इट लेड डाउन दैट द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ्स वर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, राइट। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होंगे और उसके जो मेंबर होंगे, जो भी स्टाफ उसमें होगा, उसको उनको जो भी पेमेंट दी जाएगी, ठीक है, जो भी उनको पेमेंट दी जाएगी वो इंडियन रेवेन्यू से उनकी पेमेंट होगी, ठीक है। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब बात करते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के फीचर्स देख लेते हैं। देखो क्या फीचर्स हैं इसमें। देखो इसने जो ट्रेड मोनोपोली थी कंपनी की उसको ख़त्म कर दिया, उसको अबॉलिश कर दिया। अब जो इंडियन ट्रेड हुआ करता था वो जितने भी मर्चेंट्स थे, ब्रिटिशर मर्चेंट, उनके लिए क्या हो चुका था, ओपन हो चुका था। अब मोनोपोली जो कंपनी की थी उसमें नहीं रही, एक्सेप्ट मोनोपोली सिर्फ इनकी ट्रेड पे किस पे रही, टी पे रही, और ट्रेड जो चाइना के साथ था उस पे कंपनी की मोनोपोली थी। बाकी सब छोड़ के जो ब्रिटिश मर्चेंट थे अब वो भारत में ट्रेड कर सकते थे, राइट। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया कि ये जो चार्टर एक्ट 1813 आता है, इसने भारत में कंपनी के जितने भी क्षेत्र थे उस पर ब्रिटिश क्राउन की गंभीरता जो थी उसके संकेत दिए, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि दोस्तों जो अभी इन्होंने जो क्रिश्चियनिटी मिशनरीज थे, राइट, क्रिश्चियनिटी मिशनरीज को अलो कर दिया कि वो भारत में आ सकते हैं और लोगों को इनलाइट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे 3 पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो इसका आता है दोस्तों वो ये है कि इसने प्रोवाइड कर दी वेस्टर्न एजुकेशन को, राइट। इसने स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया। जितने भी टेरिटरीज जो इनके अधीन आती थी भारत में, वहाँ पे इन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको स्प्रेड किया, राइट। उसके बाद इन्होंने लोकल गवर्नमेंट जो थी भारत की उसको अथोराइज कर दिया कि वो अब टैक्स लोगों पे लगा सकती है, राइट, और अगर लोग टैक्स ना दें तो उनको पनिश भी कर सकती है। तो ये 5 पॉइंट थे, ये आपको इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। अब जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको दोस्तों बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जितनी भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी वो उनको प्रदान कर दी गई। अब इस एक्ट में दोस्तों फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जो मतलब ब्रिटिश इंडिया की जो भी टेरिटरी होती, जो भी टेरिटल एरिया जो होता है ब्रिटिशर्स के पास, उसमें फर्स्ट टाइम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी है वो आ जाती है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट गवर्नर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो बनते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर से वंचित कर देता है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है उसको पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ब्रिटिश पूरे एंटायर ब्रिटिश इंडिया का मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या चीज़ होती है कि जो लॉ जो प्रीवियस एक्ट के अधीन बने होते हैं, राइट, उनको दोस्तों रेगुलेशंस बोला जाता है, और जो लॉ अब बनेंगे इस एक्ट में बनेंगे, इस एक्ट के बाद बनेंगे, उनको एक्ट्स बोला जाएगा, राइट, उनको एक्ट बोला जाएगा। पर जो प्रीवियस एक्ट के बने होते थे उनको क्या बोला जाता था, रेगुलेशंस बोला जाता था। ये भी आपको याद रखना है, राइट। अब दोस्तों क्या होता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं कमर्शियल बॉडीज़ की, उसको ये ख़त्म कर देता है और इसको पूरा का प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है वो बना देता है, राइट। उसके बाद दोस्तों जो कंपनी की टेरिटरी होती हैं भारत में उनको हेल्ड किया जाता है इंटरेस्ट ऑफ मैजेस्टी और उनके सक्सेसर्स के द्वारा, उनकी जनरेशन्स के द्वारा ये चीज़ बोली जाती है। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम दोस्तों ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। उसके लिए कंपटीशन जो है वो तैयार करवाते हैं, बट उसमें जो है इंडियंस को दोस्तों बाहर निकाल दिया जाता है कि इंडियंस जो है किसी भी तरह से वो प्लेस ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट जो है कंपनी के अधीन नहीं ले सकते। पर इस प्रोविजन को दोस्तों नेगेट कर दिया जाता है बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है इसको अपोज करते हैं, राइट। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, दैट इज हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब चार्टर एक्ट ऑफ जो 1853 होता है, इसमें दोस्तों फर्स्ट टाइम जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो होते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल के, उनको सेपरेट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये प्रोवाइड करते हैं एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को, ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिलर बोला जाता है काउंसिल्स में। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये सेपरेट करता है गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, जिसको बाद में बोला जाता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और इस लेजिस्लेटिव विंग जो काउंसिल की होती है ये काम करती है एज ए मिनी पार्लियामेंट की तरह, ठीक है, और ये अडॉप्ट करती है सेम प्रोसीजर जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो अडॉप्ट करती है, राइट। ये अब बात करते हैं दोस्तों आगे। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में पास हुआ था, जिसमें इंडियंस को इन्होंने बाहर निकाल दिया था, अब इसमें जो
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है सिविल सर्वेंट के लिए, इसको पूरी तरह से जो है मतलब पूरी तरह से जो है स्टार्ट कर दिया जाता है, मतलब इंडियंस भी अब इसमें पार्टिसिपेट लिए जाते हैं और इसके लिए एक अलग से कमेटी जो है तैयार की जाती है जिसको मैकलोई कमेटी भी बोलते हैं, ठीक है, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, तो जो अपॉइंट की जाती है 1854 में, राइट। अब ये दोस्तों कंपनी रूल जो है उसको एक्सटेंड करता है, ठीक है, और ये रिटेन करते हैं अपना पोजेशन भारत की टेरिटरी में ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, बट ये स्पेसिफाई नहीं होता कि ये कितने समय के लिए ये चीज़ कर रहे हैं पार्टिकुलर पीरियड के लिए, या जैसे कि प्रीवियस चार्टर्स में ये बताया गया था, इसमें ये कोई भी चीज़ जो है स्पेसिफाई नहीं की जाती, बट इस चीज़ से ये क्लियर हो जाता है, ये क्लियर इंडिकेशन ये मिल जाता है कि जो कंपनी रूल है वो कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट टाइम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लोकल रिप्रेजेंटेशन जो फर्स्ट टाइम आती है, इसमें 6 मेंबर्स में से दोस्तों जो 4 मेंबर होते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल्स के, ठीक है, वो जो है हमारे प्रोविंसेस से लिए गए होते हैं, लोकल प्रोविंसेस से। कौन कौन सी प्रोविंसेस होते हैं यहाँ से लिए गए होते हैं, दैट इज मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो बंगाल जो ये 4 प्रोविंसेस होते हैं वहाँ से 4 मेंबर जो हैं उठाए गए होते हैं और ये मेंबर्स होते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल्स के, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों चार्टर एक्ट, दैट इज 1854, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट था। अब इसके बाद हमारा दोस्तों जो स्टार्ट हो जाता है वो होता है क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। क्राउन रूल जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देखी और अच्छी भी जरूर लगी होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस